हो गया। नोट लिखे तो वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक कल हुआ था लैंग्वेज लिखे थे ना, हाँ ठीक। तो कुछ नोट लिखना होगा, उसको बंद कर दूंगा उस लाइट विभाग का वहां। लाइट सामने वाला और यहाँ वाला ओके ओके। चलिए जहाँ तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। नोट लिखना है हम लोग को। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे। लैंग्वेज लिखा जाए। नोट नंबर 1 लिखेंगे। अनुगमन वेग का मान, अनुगमन वेग का मान 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग का मान 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड का होता है। अतः इसे लगभग नगण्य माना जाता है। अतः इसे लगभग नगण्य माना जाता है। नगण्य मतलब ना के बराबर। लगभग नगण्य माना जाता है। तो अनुगमन वेग का हम लोग पिंड में काउंटिंग नहीं करते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा होता है। हो गया। चलिए चेक कर लो तो इसका साउंड कम कर रहे हैं ना, देख लो तो सिंबल है ना। इसलिए कल 1 घंटा पढ़ाए हैं, मालूम चला कि रिकॉर्ड नहीं हो। इंग्लिश मीडियम वाले में क्या हो जा रहा है साउंड। हो गया बालक। तो अनुगमन वेग लगभग 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब ना के बराबर। चलिए तो एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी चालक तार के 1 मिलीमीटर स्क्वायर, किसी चालक तार के 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 2 एम्पियर की धारा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करें। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 10 के पावर 28 हो। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 10 के पावर 28 हो गया बालक। अब समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। कह रहे हैं कोई चालक तार है और इस चालक तार का
एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया गया, मतलब छोटा सा एक क्षेत्रफल लिया गया है, कितना 1 मिलीमीटर स्क्वायर का, और इससे 6 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, और जब इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तब 2 एम्पियर का करंट बन रहा है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, जिसको आप अनुगमन वेग, संवहन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। तीन तीन उसका नाम है, ठीक है। अनुगमन वेग भी कहा जाता है, संवहन वेग भी कहा जाता है, और अपवाह वेग भी कहा जाता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये आपका करंट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते ही हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज की, तो मिली कैसे हटता है, 10⁻³ ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब मिली हटा दिए, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया अनुगमन वेग बताइए, अनुगमन वेग मतलब VD। तो VD का सूत्र क्या था हम लोग के पास, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो ये है हमारा VD इक्वल टू I/N इंटू A। I दिया हुआ है 2 है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6 इंटू 10⁻28, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और क्षेत्रफल देखिए वहां पर ऑलरेडी निकाले हैं हम लोग 10⁻⁻6। अब इस टोटल को सॉल्व करना है, जो आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, और इसका मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। जल्दी लिखिए, सॉल्व करके बताइए। कितना रहे वाला, हाँ तब उसको डिवाइड करके बताओ। 10⁻³ सही है, डिवीजन करके बताइए। 0.23 इंटू 10⁻³ आ रहा है, करके देखिए, सॉल्व कर लीजिए। फाइनल रिजल्ट डिवीजन करके बताइएगा। तो 0.33 आ रहा है, चेक कर लीजिए।
नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आज इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने सॉल्व किया तो कितना था, 0.33 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 20 हो जाएगा, 6 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 19 है और 6 है, 25, 28 में से 25 घटा दीजिए, जो होगा 3 होगा, 3 ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, जो बचेगा उसको डिवाइड कर लीजिए। हो गया वाला। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, एक और क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया वाला। लिखेंगे यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में बिंदु P से, यदि किसी चालक में बिंदु P से बिंदु Q की ओर, बिंदु P से बिंदु Q की ओर 10⁻⁴ सेकेंड में, 10⁻⁴ सेकेंड में, 10⁻⁴ सेकेंड में 1×10⁵ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁴ सेकेंड में 1×10⁵ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 1×10⁵ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अतः विद्युत धारा की गणना करें, अतः विद्युत धारा की गणना करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ये कितना हुआ, टाइम हुआ, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। करंट बताइए। हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम होता है। Q को N से रिप्लेस कीजिए, अपॉन T फॉर टाइम। N कितना है, 10⁵ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइमिंग है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो क्या करेंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगा, I = कितना हो जाएगा, 1.6। देखिए 5 है, ये 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 10 में से इसको माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -19, और 5 और 4 कितना है, +9। तो I = कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। दैट्स ऑल, यही है आपका। तो इतना करंट फ्लो होगा सर्किट से। बना हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन,
है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की एक धारा, इलेक्ट्रॉन की एक धारा, इलेक्ट्रॉन की एक धारा 5 मिलीमीटर प्रति सेकेंड, 5 मिली लिखेंगे, 5 मिलीमीटर प्रति सेकेंड के अपवाह वेग से, सामने देखिए ना, 5 मिलीमीटर प्रति सेकेंड के अपवाह वेग से, अपवाह वेग से प्रवाहित हो रही है, अपवाह वेग से प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन की, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 × 10⁻23 हो तो, 6 × 10⁻23 हो तो धारा घनत्व का मान, धारा घनत्व का मान ज्ञात करें, धारा घनत्व का मान ज्ञात करें, धारा घनत्व का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये वेग दे दिया, कौन सा, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, और मिलीमीटर प्रति सेकंड है। बताइए मिली को हटा लिया जाए 10⁻³ से और मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, तो ठीक हो गया। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻90। अब हमको क्या निकालना है, धारा घनत्व। कैसे लिखा जाता है, जैसे, तो यहाँ पर ये गिवन डाटा में सारा हो गया और यहाँ पर देखते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व, तो J बराबर कितना होता है, I/A। अब बताइए I/A है, I दिया हुआ है, इसमें एक और फॉर्मूला था VD इक्वल टू, क्योंकि देखिए ये तो केवल धारा घनत्व हो गया, अनुगमन वेग के साथ एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, ये आपका सही है। एक फॉर्मूला था VD इक्वल टू J/N। तो ये क्या है, तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और इस फॉर्मूला में I/A को हटा के ये लाए थे, अगर ये नहीं रहता तो होता I/N × A, और यही A और I को हटाकर I/A को हटा के क्या बना दिया गया, J बना दिया। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर ये J निकालना हो तो कितना होगा, VD × NE होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, धारा घनत्व J पूछा है, तो J निकालिएगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो J इक्वल टू VD का वैल्यू यहाँ से देखिए 5 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 × 10⁻23, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻90। J इक्वल टू, पहले आप क्या करेंगे, जितना डिजिट वाला है एक साथ रखिए, 6 और 5 कितना होगा 30, और ये कितना 1.6, इसके बाद ये देखिए 19 है और 3 है, तो 10⁻23 में से 19 और 3 कितना होगा 22, तो -22 कर लेते हैं। अब ये कितना होगा, तो J इक्वल टू 30 और 1.6 को 16/10 लिखा जा सकता है, और 23 में से 22 को माइनस कर दीजिए तो 10 बचेगा। तो यहाँ पर ये 10 से 0 कैंसिल, ये 63 से कितना होता है 48 × 10, तो J इक्वल टू कितना 480 यूनिट बताइए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही तो है, आप बना लीजिए।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन वाला मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्या हम लोग? कौन छोड़ दिए जी? ये VD है, ये N है और ये E है। ये वाला क्या कर रहे हैं? नहीं सर, वहाँ पे कर ये निकालेंगे तो ये इसे मल्टीप्लाई सही है, वो n into e कर दे सर। तो देखिए ये N है और ये E है, सही तो है ना? उसको डाउट है तो पूछने में क्या प्रॉब्लम? देखो अब ये निकालना है ना, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, VD into NE। अब यहाँ पर देखिए VD है, ठीक है, ये VD डाटा में आप देखिए डाटा उधर दिया हुआ है, ये आपका N है और ये क्या है E। तो हम 6 5 से 30 कर दिए हैं, 6 into 5 और 1.6 यहाँ कर दिए। इसके बाद 19 और 3 कितना होता है 22, तो 23 में से 22 माइनस, तो अगले यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, डेसिमल हटा दिए तो 10, 0 0 कैंसिल, 16 3 जा 48 into 10 एम्पियर पर मीटर लिख दिया। तो कैलकुलेशन आप मुझसे भी चेक कर सकते हैं, ये दिक्कत नहीं। और नोट लिखना होगा, कितना नोट हुआ था पीछे? कितना हुआ था? एक हुआ था ना, तो एक और नोट लिखा जाए, नोट नंबर 2 करके लिखे। ये हो गया, अभी 2 लाइन पीछे है तो सॉल्व कर। चलिए, पीछे कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, ये जो है इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक नोट हुआ था सेकंड वाला, हो गया ना जी वाला? नोट नंबर 2 लिखा जाए, अनुगमन वेग का अन्य व्यंजक, अनुगमन वेग का अन्य व्यंजक अनुगमन वेग का अन्य व्यंजक। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, वही इक्वेशन 2 3 और 4 को और आगे डिराइव कीजिएगा तो ये भी एक फॉर्मूला मिलता है, E into E। ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मास है और उसको बोलते हैं श्रांतिका, ठीक है, श्रांतिका। नहीं, अब नाम बदल गया, इसको श्रांतिकाल बोलेंगे। श्रांतिकाल क्या होता है? तो गैप होता है, दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच गैप होता है, मतलब दो लगातार टक्कर के बीच का अंतराल श्रांतिकाल होता है। जैसे समझिए, मान लें कि इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और आप बोले कि रूम टेम्परेचर पे सर टकराते रहता है आपस में, तो देखिए दो लगातार टक्करों के बीच जो गैप होता है, समय का अंतराल होता है, उसी के नाम श्रांतिकाल। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे होगा, जल्दी जल्दी टक्कर होगा तो गैप नहीं रहेगा, लेकिन हुआ क्या कि टक्कर हुआ तो 1 सेकंड ये आया पीछे, फिर दूसरा सेकंड में आके फिर टकराया, फिर तीसरा में पीछे, फिर चौथा में आया और टकराया।
तो बताइए 2 सेकंड का ना गैप हो गया, 1 सेकंड पीछे आने में, 1 सेकंड आगे आने में, तो 2-2 सेकंड पे टक्कर होगा। लेकिन अगर एक टक्कर काफी तीव्र रहता तो लगातार टक्कर होता, गैप देवे नहीं करे। समझ आ रहा है? तो यही श्रांति काल होता है, मतलब कितना ही गैप ले रहा है, हो सकता है 5 सेकंड का भी गैप ले ले। तो दो लगातार टक्करों के बीच जो समय का अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं श्रांति। चलिए तो पहले इसको लिख लीजिए और इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना होगा जहां जहां टाउ बराबर अभी आगे पढ़ना है इसके बारे में, श्रांति काल क्या होता है। The time interval between two consecutive collision is called time of rest. दो लगातार टक्करों के बीच जो समय का अंतराल होता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए आगे बढ़ते बात। कहाँ माइनस? और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख लीजिए किधर था, क्लियर कीजिए किधर था, उल्टा था, in opposite direction to the flat field, so we use negative convention। वो माइनस लेते हैं क्यों? बदलाने के लिए ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल वेग माइनस में होता है जी, तो माइनस में चलेगा। आपसे कहा दिया माइनस में चल के दिखाओ, माइनस में चलो, तो माइनस क्या बताएगा? आपका डायरेक्शन कन्वेंशन बताएगा कि हम इधर बोले थे आप उधर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग माइनस प्लस से ज्यादा और कम के बारे में बताते हैं तो डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, वेट कभी द्रव्यमान होगा माइनस में, -5 kg लाओ करके होता ही नहीं है। माइनस ये बताएगा कि कमी है, कमी को दर्शाएगा, पॉजिटिव एक्सिस को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे कुछ महत्वपूर्ण पद। हेडिंग दिया जाए कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ महत्वपूर्ण पद। तो इसमें टोटल देखिए 6 पद आपको बताया जाएगा, टोटल 6 टर्म आपको बताने वाले हैं। अब क्या क्या बताएंगे समझ लीजिए। तो 1 नंबर में आपको पढ़ाया जाएगा प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। 2 नंबर में पढ़ाया जाएगा प्रतिरोध, 3 नंबर में पढ़ाया जाएगा प्रतिरोधकता, 4 नंबर में पढ़ाया जाएगा चालक, 5 नंबर में पढ़ा जाएगा चालक तत्व, और 6 नंबर में पढ़ा जाएगा चालकता। देखिए यही 6 पॉइंट हमको इसमें पढ़ना है, तो पहले समझ लिया जाए उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे इसको। तो प्रतिरोधक और चालक के डिवाइस है, यंत्र का नाम। प्रतिरोधक है, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला डिवाइस होता है। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टर हम लोग काउंट करते हैं, देखा है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक देखा डिवाइस में, बोलिए नहीं रहा है, आधा देख नहीं किया। चलिए तो देखिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो ज्यादा अगर विजिबल रहेगा तो बेहतर रहता है समझने में।
यही है बात। यही आपका प्रतिरोधक है। अब इसका काम क्या है, तो परिपथ में धारा के प्रवाह को रोक देना, यह धारा के प्रवाह को कम कर देना। ठीक है, प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक है और इसका काम क्या है, प्रतिरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करना या बाधा उत्पन्न करना। किस तरह का बाधा, तो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना है कि धारा का प्रवाह नहीं हो या कम हो। यही डिवाइस है। ये कार्बन प्रतिरोधक है, लेकिन प्रतिरोधक तरह तरह का होता है। सबसे ज्यादा हम लोग कार्बन रेजिस्टर यूज करते हैं, क्यों, काफी सस्ता होता है। तो ये अलग से इसी में एक चैप्टर ही, टॉपिक ही पढ़ना है कार्बन प्रतिरोधक के बारे में। और एक चीज और, इसका वैल्यू नहीं लिखा रहता है, इसमें कलर दिया रहता है, कलर कोड होता है। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ये कलर से इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, एक कलर कोड डेवलप किया जाता है। ठीक है, आप इसी में देख सकते हैं, कलर कोड भी आपको दिखेगा। यहाँ पे ये कलर कोड है, इसी कलर कोड की सहायता से उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि कलर कोड कैसे यूज किया जाता है, कलर कोड कैसे याद रखिएगा, इसके लिए आपको बताया। तो अभी केवल हमको यही दिखाना था कि यही रजिस्टर होता है, देख सकते हैं। ठीक है, या देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लीजिएगा तो उसमें बहुत सारा ही लगाया रहता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, धारा के प्रवाह में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है। यही आपका प्रतिरोधक है। कोई दिक्कत वाले समझने में? अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोधक, तो समझिए प्रतिरोधक एक यंत्र है और इस प्रतिरोधक का जो गुण है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। मानिए कि ये हमारा प्रतिरोधक हो गया और प्रतिरोध इसका अवरोध उत्पन्न करने का गुण है। ये धारा के प्रवाह में ये क्या कर देगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। तो याद रखेंगे यंत्र का, डिवाइस का नाम क्या हुआ, प्रतिरोधक। ठीक है, इसका गुण हुआ, ये इसका गुण हो गया कि ये क्या करेगा, तो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और जितना क्षमता से प्रतिरोध उत्पन्न करेगा उसका नाम क्या है, क्लियर है। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रतिरोधक यंत्र हुआ, प्रतिरोध इसका गुण हुआ, और प्रतिरोधकता इसका क्षमता हुआ कि कितना प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ज्यादा करेगा, कम करेगा, ये कौन बताएगा, प्रतिरोधक। अब इधर आइए, ये चालक है, चालक डिवाइस है, यंत्र है। ठीक है, और चालकत्व उसका गुण है। अब मान लीजिए कोई लोहा ले लीजिए तो चालक हो गया, उसका गुण क्या है कि एक छोर से इलेक्ट्रॉन को दूसरे छोर पे पहुंचा देगा। तो याद रखेंगे चालन करना उसका गुण है और इसी गुण का नाम क्या है, चालकत्व। क्लियर है। और जितना बेहतर चालन करेगा उसी को क्या कहा जाएगा, चालक का। तो ये यंत्र, ये गुण, ये इसका क्षमता, ये कितना क्षमता से चालन करेगा। तो हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोधक से। प्रतिरोधक, हाँ 1 नंबर में लिखेंगे प्रतिरोधक, रेजिस्टर, प्रतिरोधक, रेजिस्टर बोला लिखेंगे प्रतिरोधक है, नारा 0.02 आ रहा है। 1.6 नहीं कराया कैसे कैलकुलेशन, 1.6 छूट गया, 1.6 से बिना नहीं कराया। कहाँ है, ये वाला है। 0.02 और आएगा, और आगे स्टेप चेक करो, आ रहा है 0 गलती कैलकुलेशन कर दिया। अच्छा इसको करके आप देख लीजिएगा कहाँ गलती था जी, ये वाला, ये गलत बताया जी। तो देखिए
यहाँ पर आई थिंक 0.23 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड होगा। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप और एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, जितना आप सॉल्व कर रहे हैं ना उससे आगे बढ़ाइए तो देखिए यार इतना ही है। ठीक है, आप करके देख लेंगे क्योंकि अप्रोक्स में हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो आप चेक कर लेंगे बालक, अभी यही हम लिख दिए तो यही लिख लेना है। ये कैलकुलेशन आप चेक कीजिए, ठीक है, चेक करके देख लीजिएगा। ये आप घर पे करेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। चलिए हटा इसको बालक, बाकी सब तो सही है। कैलकुलेशन देखिए, कभी भी कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा समय लीजिए लेकिन एक्यूरेट कैलकुलेशन, ठीक है। तो फिर एक्चुअल 2-3 का एक जैसे पीछे आ रहा था, हमको ये नहीं समझ हो गया बैठ के हाँ सही होगा अगर मोर देन 2 अगर सेम रहता है इसका मतलब सही है, और जहाँ किसी का अलग हुआ तो गलत है। मेरा सही है सर, मेरा पहले अलग है सबको मेरे पे विश्वास है। देखिए सब चलिए लिखते हैं, लिखेंगे प्रतिरोधक एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है। प्रतिरोधक एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो धारा के प्रवाह में, एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो धारा के प्रवाह में, जो धारा के प्रवाह में अवरोध, एक विद्युतीय यंत्र है जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब रुकावट, अवरोध उत्पन्न करता है, हो गया वाला, अवरोध उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे प्रतिरोधक क्या है, तो डिवाइस। चलिए इसका एक और परिभाषा है, याद करके और लिख लीजिए। एक और परिभाषा लिखेंगे, वैसा पदार्थ या वस्तु, वैसा पदार्थ या वस्तु जिसके लिए, वैसा पदार्थ या वस्तु जिसके लिए प्रतिरोध का, जिसके लिए प्रतिरोध का कुछ खास मान होता है, जिसके लिए प्रतिरोध का कुछ खास मान होता है, जिसके लिए प्रतिरोध का कुछ खास मान होता है, उसे खास मान होता है, उसे प्रतिरोधक, उसे प्रतिरोधक कहा जाता है, उसे प्रतिरोधक कहा जाता है। हो गया। इसे नीचे चित्र में, इसे नीचे चित्र में, नीचे चित्र में दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। तो देखिए प्रतिरोधक का जो सिंबल होगा कुछ इस तरीके से होगा, बना लीजिए। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया प्रतिरोधक का। परिपथ में जोड़ना होगा तो ऐसे ही हम लोग जोड़ते हैं, 10th में आप पढ़े भी होंगे। हो गया वाला। चलिए तो ये 1 नंबर में हो गया हम लोग का। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला देख सकते हैं प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध इसका गुण होता है। 2 नंबर में लिखेंगे, सेकंड लिखा जाए प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसको रेजिस्टेंस कहा जाएगा। वो रेजिस्टर था, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो लिखेंगे लिखेंगे किसी चालक तार से, किसी चालक तार से विद्युत धारा के, किसी चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह में,
किसी चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न होता है उसे उस चालक का जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न होता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। हो गया बालक। तो ध्यान देंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोधक का अवरोध उत्पन्न करने का गुण है। अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करने का गुण है। पैराग्राफ चेंज करके या करके एक और परिभाषा लिखें। या करके लिखा जाए, किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उस पदार्थ का प्रतिरोध कहा जाता है। किसके लिए? तो जो चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रहा है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। प्रतिरोध कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः प्रतिरोध किसी प्रतिरोधक का अवरोध उत्पन्न करने का गुण है। अतः प्रतिरोध किसी प्रतिरोधक का अवरोध उत्पन्न करने का गुण है। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए, आप पढ़े होंगे ओम के नियम से V = I/R होता है। तो अगर R निकालेंगे तो V/I होगा। और दूसरा जो परिभाषा है इसी पे हम लोग लिखते हैं कि विभवांतर और उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहा जाएगा? प्रतिरोध। लिख लीजिए सब। हो गया वाला। चलिए, इसके नीचे लिखना होगा प्रतिरोध का, नोट करके लिखिएगा, उसको नोट करके लिखेंगे ताकि इंपॉर्टेंट है ये। लिखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। प्रतिरोध का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। प्रतिरोध का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक, तो ध्यान देंगे R = V/I अभी हमने लिखा था। इसका वोल्टेज का एम्पियर, वोल्ट
ध्यान देंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स 1, इसको ओम कहा जाता है, ओम कहा जाता है। और ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, और 10th में पढ़े होंगे इसके बारे में। चलिए लिख लीजिए। तो याद रखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए या वोल्ट एम्पियर इनवर्स 1 कहिए या ओम, सब एक ही। हो गया। चलिए इसका बीमीय सूत्र निकाल दिया जाए। तो ये बताइए कि विभव का कितना होता है, क्योंकि विभव है तभी आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम लोग है बीमीय सूत्र है, तो बीमीय सूत्र होगा R इक्वल टू V अपॉन I। चलिए विभव का बताइए। और कोई बोलिए। सही बताया, m L स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। और करेंट का कितना होता है, करेंट का ये होता है, तो ये कितना होगा m L स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। ये माइनस, ये प्लस है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस में, -1 -1 -2। ठीक है, m L स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। तो ये रहा आपका प्रतिरोध। अब यहाँ पे भी कुछ नोट है, एक एक करके लिखिए। जितना लिख रहे हैं सही मात्रक बीमीय सूत्र एकदम इसको याद रखना होगा। चलिए नोट में लिखा जाए, वर्ड करके नोट नंबर 1। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और डैश दे दीजिए। मतलब किन किन कारणों से किसी चालक का प्रतिरोध है प्रभावित होता है, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, किसी चालक का प्रतिरोध है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध है निम्न कारकों पर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, और डैश दे दीजिए। और एक एक करके लिखें। एक नंबर में लिखा जाए, किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध है चालक तार के, किसी चालक का प्रतिरोध है चालक तार के, चालक तार के लंबाई के, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। और ये लिखेंगे R समानुपाती L,
चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। हो गया बालक। इसका मतलब ये है कि अगर तार का लंबाई ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, तार का लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, कम उत्पन्न होता है। आप देखेंगे जब भी घर में वायरिंग वगैरह किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो शॉर्ट पाथ को देखता है कि हमको कम से कम तार दौड़ाना पड़े। ठीक है, कम से कम तार दौड़ाने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा तो ज्यादा दूर तक जाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। अगर वायर छोटा रहेगा, छोटा वायर रहेगा तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना ही ज्यादा लंबा वायर रहेगा इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे तार का लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा, तार का लंबाई कम रहेगा तो प्रतिरोध भी क्या रहेगा, कम। प्रतिरोध मतलब रुकावट या अवरोध। तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट पाथ को देखते हैं कि शॉर्ट पाथ कैसे है। ठीक है, वायरिंग के लिए, और उसी पाथ में हम लोग वायरिंग करते हैं। उससे क्या होता है, एनर्जी कम खर्च होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कम ऊर्जा का उपयोग करना होगा, और ऊर्जा का उपयोग कम करेगा तो आपका ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा, ज्यादा देर तक चलेगा। अब इन्वर्टर वगैरह पे हम लोग देते हैं लोड तो सबसे छोटा पाथ देखा जाता है। जब नजदीक वाला बल्ब जलाएंगे, दूर वाला जलाइएगा तो उतना दूर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी खर्च हो जाएगा, नजदीक रहेगा तो कम देना पड़ेगा। चलिए 2 नंबर पॉइंट में क्या हो है और सब पुराना व्यवस्था 2 नंबर में लिखा है, लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध है किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बताइए व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। आप कहेंगे सर क्षेत्रफल के साथ इसका उल्टा रिलेशन है, प्रतिरोध का क्षेत्रफल के साथ उल्टा रिलेशन है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद ही बात करें। आर व्युत्क्रमानुपाती ए, हो गया बालक, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब इसको समझते हैं सर ये उल्टा कैसे है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रतिरोध क्लियर। जैसे 2 वायर लेते हैं तो एक ये वायर है, इसका क्षेत्रफल कम है, और इसी के बगल में एक वायर ले लिए, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गतिशील होता है तो गति के क्रम में जगह छोटा है, गति के क्रम में इनके बीच टक्कर होगा। जब टक्कर होगा तो ये रुकावट उत्पन्न करेंगे, तो जब रुकावट उत्पन्न करेंगे तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत का होता है, और जब ये काफी अधिक गति में आएगा और आपस में टकरा जाएगा तो पाथ को ब्लॉक कर देता है और बाकी सब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। लेकिन अगर देखिए एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको पर्याप्त जगह मिल रहा है जाने के लिए, तो टक्कर नहीं करेगा तो इसका प्रवाह ज्यादा रहेगा। तो इस स्थिति में ये प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा, ये कम करेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया, है ना जी। मानिए कि क्लास में आप देखे हैं कि अगर चारों तरफ से छुट्टी हो जाता है तो गली एकदम ब्लॉक हो जाता है,
सारा इलेक्ट्रॉन खड़ा हो जाता है, देखता है कि भाई कुछ खाली हो जाए उसके बाद ही जाएंगे। अगर इसको और चौड़ा कर दिया जाए तो सारा इलेक्ट्रॉन एक ही बार में मूव करेगा, ठीक है, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अभी प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल की तुलना में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, ठीक है। चलो अभी दोनों को कंबाइन कर ले रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो लिखेंगे R समानुपाती कितना था, L/A। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इनका नियतांक लेंगे और ये नियतांक रो होगा, रो इंटू L/A। समीकरण नंबर 2, पीछे एक था ना। अब यहाँ कौन क्या है, तो बाकी आप जानते हैं L क्या है, चालक तार का लंबाई है, E क्या है, क्षेत्रफल है, लेकिन ये जो लिखे हैं इसका नाम रो है, एक नियतांक है। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, पहले ही लिख लीजिए, इसके नीचे इसको लिखना, ठीक है। हो गया बात, ठीक है। जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता, चालक के पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, यह चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यह चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, यह चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, प्रतिरोधकता डिपेंड करेगा कि आपका पदार्थ कौन सा है। आप कॉपर यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं, कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, उस पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। आप जानते हैं कि सबका प्रतिरोधकता अलग होता है, तभी तो हम लोग वायर में कॉपर वायर यूज करते हैं। क्यों, इसका चालकता काफी अच्छा होता है। एल्युमिनियम यूज कीजिएगा, उसका चालकता उससे कम है, बार बार आपका कहीं ना कहीं कार्बन लग जाएगा, इसीलिए हम लोग कॉपर वगैरह यूज करते हैं। तो ये प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगा, तो चालक पदार्थ की प्रकृति। हो गया बालक, चलो अब यही पढ़ना है, अगला पॉइंट में तो यही है 3 नंबर में प्रतिरोधकता, ठीक है। अब हम पॉइंट में चल रहे हैं, 3 नंबर में है प्रतिरोधकता। देखिए इसीलिए कहा गया कि इंसान को थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं समझदारी रहेगा तो कभी ना कभी किसी न किसी को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये जो बनाया हुआ है उसमें सटा दिया, बनाया है जो लकड़ी वाला सटा दिया। और क्या होता है कि वो भी चालाक है, वो भी क्या किया कि अपना जो होता है ना पानी गिराने वाला पाइप लगाते हैं तो नहीं लगाया,
और उसका दीवार पकड़ पकड़ के नीचे आता है, दोनों का दीवार सटा हुआ है, ये दीवार को प्लास्टर भी नहीं कराया है, तो अब क्या है उसका गैप है, तो वो ईंटे में आएगा तो क्या करेगा, इस तरफ आता है ना जी, कमजोर हो जाएगा। तो उसको बुद्धि है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर तो मेरा ही पैसा लगेगा। अभी जो सेट देख रहे हैं ये बनवा दिया, इसमें क्या किया है कि दीवाले पर रख दिया, जैसे ईंट है तो ईंटों पे ये रख दिया। मूर्ख आदमी को समझ में आएगा कि इधर रखना है, नहीं तो पानी ईंटे पे आ जाएगा, जब ईंटा पे आएगा तो आपके अंदर आएगा। ये मूर्ख क्या किया है, सब रखवा दिया है ईंटों पे, कराकट रखवा दिया है, हमको पाइप कम देना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, बारिश का सारा पानी अंदर, देखिए दीवार भीगा हुआ है ना सारा, तो इसमें है कि हम लोग को देख के समझ में आ जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब हम इसको बोले कि मूर्ख जैसे आप काम करवाएं, तब इसके ऊपर फिर मतलब 70,000 रुपया लगा कराकट डलाने में, स्टील वाला, समझिए। तो एक वही डाला, एक इसके ऊपर डाला, अगर उसी समय थोड़ा थोड़ा बढ़ा के डाल देता थोड़ा सा पैसा बढ़ता, अब उतना 70,000 फिर लग गया। तो ये भी सब हुआ है, इधर भी जो काम करवाया थोड़ा सा गैप दे देता तो काम नहीं होता। अब इसको क्या करना होगा, पूरा इतना तोड़ कर गिराना होगा, उधर से अलग करना होगा, थोड़ा सा इधर करके जोड़ना होगा, या जाके देखना होगा, या उसका जाके पाइप लगवाइए उसके छत पे, हमारा पानी इधर गिरे। हाँ तो देखिए मूर्ख है मतलब, देखिए प्रॉब्लम ये है कि सब थोड़ा सोचता है, थोड़ा सोचता है यहाँ पैसा बचे, लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है कि आगे क्या होगा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि समझदारी रहेगा तब ना, साइंस नहीं पढ़ा तो उसको बुद्धि रहेगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है उसको उतना समझदारी नहीं, तो हमको दिख रहा है, कहना क्या हो तो हमको साफ दिख रहा है, ठीक है। तो पढ़ लेता तो थोड़ा तो समझदारी रहता, नहीं ये काम करेंगे तो प्रॉब्लम मेरे को होगा, नहीं। अब जो भी है हमको तो लगता है पढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा भी सेंस है ही नहीं। चलिए कोई भी काम किया जाता है तो उसका सारा इनपुट आउटपुट लेकर किया जाता है कि क्या होगा, क्या हो सकता है, फिर मेरा कॉस्टिंग क्या है, सारा देखा जाता है। क्या किया देखिए सामने, जैसा इंजीनियर है वैसा ही भी है दोनों। तो कह रहा था उसको हम बोले कि बताओ तुम इंजीनियर है, तुमको मालूम नहीं चला कि कैसे काम कर रहा है, कह रहे सामान देंगे तब ना हम काम करेंगे, दे ही नहीं रहे थे, जो दिए हम उसी में कर दिए, बोले कि बहुत अच्छा। चलिए प्रतिरोधकता लिखेंगे इसके बारे में। अब ये क्या है, चालक पदार्थ का गुण है, प्रतिरोधक का गुण है, जिसमें ये प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करता है। प्रतिरोधक क्या था, डिवाइस था, प्रतिरोध क्या था, उसका गुण था, प्रतिरोधकता क्या है, उसका कैपेसिटी है, क्षमता है, कितना आप उत्पन्न कीजिएगा, लिखेंगे। किसी चालक तार द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता को किसी चालक तार द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता को उस चालक का प्रतिरोध उत्पन्न करने की क्षमता को उस चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। उस चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। अब कैसे सूचित करेंगे, रो से, अभी पीछे ही लिख देते हैं। अब फॉर्मूला निकालना होगा तो पीछे वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पीछे वाला फॉर्मूला कितना था वाला, तो देखिए अब अभी लिखे थे या R इक्वल टू इंटू L अपॉन A, तो हमको क्या निकालना है, यही निकालना है। रो निकालिएगा तो ये कितना होगा, R इंटू L अपॉन R इंटू A अपॉन L। पीछे समीकरण 2 था बालक, ये हो जाएगा 3।
लिख लीजिए इसको। अब कौन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, आर प्रतिरोध है, ए क्षेत्रफल है और एल क्या है, चालक तार का लंबाई। अब इसका हम लोग ऐसे ही मात्रक विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। और ये किस पर, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखेंगे चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बोला जाए इसके नीचे लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोधकता, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता, किसी चालक तार का प्रतिरोधकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर, प्रतिरोधकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट में इसका ऐसे मात्रक विमीय सूत्र निकालें, लिखा जाए, नोट में लिखिएगा, लिखेंगे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र और डैश कर दीजिए। तो देखिए प्रतिरोधकता का निकालेंगे, फॉर्मूला से निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एसआई मात्रक, ये कितना रहा, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये था ना। चलिए तो बताइए इसका ओम होता है ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो एक बचेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ओम मीटर, लैंग्वेज में ओम मीटर। और ध्यान देने वाला ये बताइए ओम किसको कहा जाता है, वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहा जाता है, तो इसके जगह वोल्ट एम्पियर इनवर्स 1, मीटर को पहले कर दीजिए, तो वोल्ट मीटर एम्पियर इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्ट और एम्पियर इनवर्स 1 को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। अभी तो निकाला है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स 1 को आपने क्या नाम दिया है, ओम नाम दिया है। इसको अगर चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं कि सर ये जो है वोल्ट और एम्पियर इनवर्स 1 इसको ओम कहेंगे और ये मीटर, तो वोल्ट मीटर एम्पियर इनवर्स 1, अब तीनों यूज कर सकते। अब विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र अभी पीछे निकाले भी थे हम लोग, विमीय सूत्र। चलिए प्रतिरोध का बताइए, विमीय सूत्र बताइए, 2 m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स 2, क्षेत्रफल है l स्क्वायर और नीचे क्या है, लंबाई है तो l, l से l कैंसिल हो गया तो एक l बचेगा, स्क्वायर है एक और आएगा, तो कितना होगा, m l क्यूब t इनवर्स 3 a इनवर्स 2। देखते हैं होने वाला है। 4 नंबर में चालक,
गया। चलिए, तो ये कितना नंबर में था हम लोग का? 3। प्रतिरोधक, प्रतिरोध, प्रतिरोधक। 4 नंबर में लिखेंगे चालक, कंडक्टर, कंडक्टर लिखा जाए। लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का सतत प्रवाह होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का सतत प्रवाह होता है, सतत प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं। सतत प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। सतत मतलब लगातार, उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा, तांबा, तांबा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, पृथ्वी, पृथ्वी, अर्थ, अर्थ भी कंडक्टर है, हो गया। मानव शरीर, मानव शरीर एवं सभी धातुएं, जिनके पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, होते हैं, तो चालक किसको कहिएगा? जिसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए, तो ये कितना था आपका? 4 नंबर में था। अब बताइए चालक का गुण क्या है? चालन करने का, इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाएगा। तो चालन करने का गुण क्या कहलाता है? चालकत्व। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस, चालकत्व लिखा जाए, चालकत्व, कंडक्टेंस लिखेंगे। किसी चालक का चालन करने का गुण, किसी चालक का चालन करने का गुण, किसी चालक का चालन करने का गुण, चालकत्व कहलाता है। चालन करने का गुण चालकत्व कहलाता है, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एवं इसे कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है, अब देखिए ये क्या होता है? तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध को कैसे लिखा जाता है? R से। ये कितना रहा? तो चालकत्व G इक्वल टू 1 में क्या रहा? प्रतिरोध। लिख लिया जाए। चालकत्व G बराबर कितना? 1 में प्रतिरोध। तो चालकत्व चालन का करने का गुण है, प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करने का गुण हो गया। हो गया।
नोट करके लिखा जाए। चालकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र है। चालकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र है। एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। सबसे पहले बात करेंगे एसआई मात्रक पे। तो G इक्वल टू 1/R। देखिए 1/ओम हो गया, इसको ओम इनवर्स 1 कहा जाता है, इसको महो भी कहा जाता है। ठीक है, इसको उसका उल्टा देखिए वोल्ट एम्पियर इनवर्स 1 को ओम कहे थे, इसका उल्टा कर दीजिए तो बताइए कितना होगा, एम्पियर वोल्ट इनवर्स 1। एम्पियर प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट इनवर्स। अब ये महो क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए OHM होता है, इसका उल्टा कर दीजिए MH हो गया ना बात। लिखेंगे लिखा जाए। अब विमीय सूत्र है, तो विमीय सूत्र जो प्रतिरोध था उसका उल्टा कर दीजिए। विमीय सूत्र कितना होगा, G इक्वल टू 1/R। कितना निकाले थे याद है, ml² इनवर्स 2 इनवर्स 2। इसको ऊपर लेके आइए, m इनवर्स 1 l इनवर्स 2 E² A²। कितना था, 3 था, देख लीजिए तो हाँ 3 था। ml² T इनवर्स 3 A इनवर्स 2 था, T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2। ये कितना रहा आपका, T किस में हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको सीमेन कहा जाता है, नोट में लिखवा देंगे। m इनवर्स 1 l इनवर्स 2 TQ/A²। लिखा जाए। देखिए जो जी हम लोग यूज करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, और जी जो होता है कंडक्टेंस का फॉर्म में होता है। ठीक है, जब आगे बताएंगे कंडक्टेंस का कि कंडक्टेंस किस फॉर्म में होता है, वहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे बताया था कि करंट C और I से होना, C और E से होना चाहिए, लेकिन हम लोग एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी के टर्म में लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी के टर्म में लिया जाता है और किसी कंडक्टर के लिए ही होगा, तो उसमें हम लोग कैपिटल G वाले वर्ड का यूज करते हैं। तो जब आए हो गया बात, चलिए इसके नीचे लिखे तो नोट बोला जाए। चालकत्व का एक अन्य मात्रक भी होता है, चालकत्व का एक अन्य मात्रक भी होता है, चालकत्व का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे सीमेन, यहाँ लिखते रहे, कहा जाता है। और इसको लिखेंगे कैसे, केवल एस से लिखेंगे, सीमेन कहा जाता है। लिखने का तरीका क्या होगा, तो एस होगा। चलिए नेक्स्ट एक और नोट लिख देते हैं। हो गया बालक, लिखेंगे किसी चालक के अंदर आवेशों का, किसी चालक के अंदर आवेशों का अनुगमन वेग, आवेशों का अनुगमन वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की
10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। देखिए परिमाण को ही कोटि के रूप में लिखा जाता है। 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। अभी लिखवाया भी थे पीछे, ठीक है। एक और नोट लिखेंगे, कमरे के ताप पर, एक और नोट लिखेंगे, कमरे के ताप पर चालक के अंदर, कमरे के ताप पर चालक के अंदर, चालक के अंदर आवेशों का, चालक के अंदर आवेशों का यादृच्छिक वेग, यादृच्छिक वेग 10 के पावर, यादृच्छिक वेग 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का, यादृच्छिक वेग 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। यादृच्छिक वेग देखिए क्या होता है, कल आपको याद होगा लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो कोई इधर जा रहा है, 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 मतलब कौन किधर जाएगा कोई ठीक है नहीं। इसको रैंडम मोशन कहा जाता है। जो यत्र तत्र होता है इधर उधर, उसी को यादृच्छिक कहा जाता है। और अनुगमन वेग मतलब किसी एक दिशा में एक समान वेग से। चलिए 6 नंबर पॉइंट कौन था, चालकता। ये नोट हमारा कंप्लीट हो गया। चालकता, इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी चालकता। तो बताइए चालकता क्या है, चालन करने का गुण है, चालन करने का क्षमता है। गुण तो चालक तो हम लोग लेके आए थे। तो लिखा जाए किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेशों का, किसी चालक द्वारा आवेशों का, आवेशों का चालन करने की क्षमता, आवेशों का चालन करने की क्षमता, आवेशों का चालन करने की क्षमता हो गया, चालकता कहलाता है। चालकता कहलाता है चालन करने की क्षमता, चालकता कहलाता है। यह पदार्थ के, यह पदार्थ के प्रतिरोधकता के, यह पदार्थ के प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं इसे, एवं इसे, एवं इसे सिग्मा द्वारा, एवं इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, एवं इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, एवं इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए अगर फॉर्मूला वगैरह लिखना हो इसका, तो चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 में प्रतिरोधकता, 1 में प्रतिरोधकता, 1 में कितना हो जाएगा, रो। लिख लीजिए।
हो गया। चलिए, तो इसका ऐसा ही मात्रा पर बीमीय सूत्र लिखेंगे। चालकता का नोट करके लिखेगा, चालकता का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र है। चालकता का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र है। सबसे पहले एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। तो बताइए सिग्मा इक्वल टू 1/रो था, जिसका ओम मीटर होता है ना जी, कितना होगा ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मामलो मीटर इनवर्स 1। एक और था एम्पियर वोल्ट इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। ठीक है, एक और था सीमेन नाम दिया था ना इसको, सीमेन मीटर इनवर्स 1। ये सारा नाम दे सकते। ओम इनवर्स 1 को ही सीमेन नाम दिया गया था, तो सीमेन मीटर इनवर्स 1 लिख दिया। अब बीमीय सूत्र आपसे पूछा गया, बीमीय सूत्र बताइए ना था 2 बीमीय सूत्र सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ये था 1/m L क्यू T इनवर्स 3 A इनवर्स 2। नीचे से ऊपर लाइए, M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T क्यू और A स्क्वायर। हो गया। टोटल कितना पॉइंट हो हम लोग का 6। टोटल 6 पॉइंट हो गया। बस यहीं रोकेंगे हम लोग, बाकी अगले क्लास में।